Now we shall discuss about the nuclear size. पहले ही हमारी कंपैरिजन हम लोगों ने कर लिया था और ये देखा था कि the size of the nucleus is very small in comparison to the whole atom. Whereas when we compare it with mass, तो total mass nearly 99.99% of the mass is concentrated within that very small space. तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उसकी डेंसिटी कितनी हाई होगी. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि इफ मास ऑफ एनी एटम ए है, देन द वॉल्यूम ऑफ द एटम, अगर भी उसका वॉल्यूम है तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. ये एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन में पता चला है कि किसी एटम का जो वॉल्यूम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक मास. ठीक है. नाउ इफ द रेडियस, ये मान लीजिए आपका nucleus है and this is your radius of the atom. if the radius is r, अगर radius जो है r है, then volume will be equal to what? 4/3 pi r. ये हो जाएगा. यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं. आगे चलते हैं. This implies कि 4/3 pi r is directly proportional to it. This is a constant. ये एक नंबर और y का कांस्टेंट है. इसका मतलब जो रेडियस है, this radius is equal to what? Is equal to a constant. इसको इधर ले आएंगे तो ये चीज पूरी क्या है? कांस्टेंट है. is equal to Ka. Then this r is equal to constant 1/3 and ये कांस्टेंट का क्यूब भी क्या होगा? एक और भी कांस्टेंट होगा. यानी कुल मिला के हम कह रहे हैं ये जो रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक नंबर. तो दिस रेडियस इज this r is the radius of nucleus. ये r जो है पूरे एटम का मास नहीं है. ये अगर हमारा न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन है एंड दिस इज योर प्रोटॉन. इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं. तो इसका रेडियस अगर मान लो r है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? दिस मच. एंड एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट कि द मास ऑफ एनी एटम और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का हम वॉल्यूम लेंगे तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर. if the radius r हो न्यूक्लियस का, then this is equal to this. या सीधे हम कहें ये स्टेप आप चाहे तो हटा सकते हो, ये डायरेक्टली आप चाहे तो लिख सकते हो यहाँ सीधे. ठीक है. या ये दोनों ही स्टेप्स हटा के आप चाहे तो सीधे लिख सकते हो. ये कांस्टेंट है, ये इंप्लाई करेगा कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ a. प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आप हटाओगे तो आपको यहाँ आंसर मिलेगा r is equal to a constant. उस कांस्टेंट की वैल्यू हुई r0 1/3. दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना. here r0 is a constant whose value is what? r0 is a constant whose value is 1.2 Fermi FM. Fermi एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनरिको फर्मी सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर. उन्हीं के नाम पे ये वैल्यू रखी है फर्मी. और फर्मी के बारे में आप
कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये एक चीज हमने डिस्कस की। अगली चीज जो है वो न्यूक्लियर डेंसिटी, उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको लिख के हम देंगे, बोर्ड में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि प्रूव दैट nuclear density is constant and independent from atomic nature या atomic number। ठीक है, उससे इंडिपेंडेंट को यह प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियस है, दिस इज आवर न्यूक्लियस, इसका रेडियस मान लेते हैं r है, इसमें आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हैं। तो let an element, जिसका एटॉमिक नंबर हम पहले से मान लेते हैं कितना है, a है। let any element whose atomic number यानी एटॉमिक मास नंबर, इसको हम मान लेते हैं a। तो इसका एक्चुअल मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ a। आपको ये मालूम है ना कि ये रिलेटिव मास होगा, यानी इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a into 1 amu, ये इसका मास हो जाएगा, है ना। या 1 amu को हम और शॉर्ट में लिखेंगे, लेट 1 amu को यहाँ हम रिप्रेजेंट कर देंगे छोटे से वेरिएबल से, सॉरी कांस्टेंट से m। तो ये हो जाएगा इसका एक्चुअल मास इतना amu या इतना kg, ये इसका एक्चुअल मास है, मास ऑफ द न्यूक्लियस इतना हो गया। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस की बात करें तो रेडियस we know that we know r is equal to, हमने अभी सीखा था कि it is equal to r naught a to the power 1/2, ये हो गया। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू याद रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा r नॉट क्यूब, और इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a। दिस इज आवर सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज आवर मास। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ तक आपने देखा होगा, ये मैं जरा बता देता हूँ और आगे चलते हैं। डेंसिटी रो इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, यही पढ़ा है हमने, इसी को अप्लाई कर देते हैं। मास है a into amu, ये m amu है, अपॉन वॉल्यूम हमारे पास कितना है 4/3, ये 3 ऊपर चला गया, नीचे रह गया पाई r नॉट क्यूब, और ये हो गया a। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया, तो रो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, m भी कांस्टेंट है, ये amu है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, नंबर है, r नॉट भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है। तो दीज ऑल आर कांस्टेंट, तो यहां हमको डेंसिटी क्या मिली, डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर एवरी एटम। ठीक है, फॉर एवरी एटम, एवरी एटम, चाहे वो सोडियम का एटम ले आओ, पोटेशियम का ले आओ, हाइड्रोजन का ले आओ, हीलियम का ले आओ, यूरेनियम का ले आओ, लिथियम का ले आओ, कोई भी एटम ले आओ,
इन वैल्यूज को जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube। अब सोच लीजिए, यानी एक इतना बड़ा हिस्सा, यानी इतना बड़ा अगर न्यूक्लियस हो किसी एटम का, इतना बड़ा गोला, समझ लीजिए आप, इतना बड़ा गोला हो जिसका रेडियस क्या हो 1 मीटर हो, तो उसका मास आपको कितना मिलेगा? मतलब आप सोच लीजिए पूरी पृथ्वी के मास से कंपेयर हो जाएगा, है ना? उतने बड़े गोले में, मतलब इतना बड़ा गोला और आपकी पृथ्वी का मास क्या होगा? कंपेरेबल होगा, या कह रहे हैं कि इतने बड़े गोले का मास जो है चंद्रमा के बराबर होगा, सीधे सीधे बात करें तो। सोच लीजिए इतना डेंस होता है न्यूक्लियर डेंसिटी। तो वी हैव टू न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द एटम। किसी भी एटम को आप उठाएंगे न्यूक्लियर डेंसिटी हमेशा क्या होगी? सेम होगी। अच्छा, अगली चीज जो है वो छोटी सी चीज है, हालांकि हमें जानना चाहिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। हट तो गया है, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए शुरुआत से ही हमको ये पता है कि एटम जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसका मतलब कितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अब सवाल ये होता है ना कि अगर हम प्रोटॉन जो है सोडियम की बात करें, और सोडियम का मास हमको मिलता है कितना? 23, और इसमें प्रोटॉन कितने मिलते हैं? 11 पॉजिटिव चार्ज, है ना? इसका मास अगर 11 है तो बाकी 12 क्या है? पहले इसके बारे में नहीं पता था, और बहुत लंबे समय तक नहीं मालूम था कि आखिर ये 12 क्यों एक्स्ट्रा मास आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है। इसके बारे में सबसे पहले डिस्कवरी की थी चैडविक ने, और उन्होंने पता लगाया कि चैडविक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चैडविक ने क्या किया था कि उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल लिया और उन्होंने बेरिलियम को बम्बार्ड किया। बेरिलियम, when he bombarded beryllium with an alpha particle, he found a new particle, fundamental particle। पहले तो कार्बन तो यहाँ पे मिला ही, इसके साथ एक फंडामेंटल पार्टिकल भी मिला जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन मास था। उन्होंने इसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एंड इट वाज डन वेरी लेट। 1932 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, और 1932 में पता चला कि there is another particle which is known as neutron, and it lies inside the nucleus, and it is the main reason why where is the missing mass of the atom। तो इस वजह से था कि देखो चार्ज में योगदान तो नहीं करेगा, लेकिन मास में करेगा, ठीक है? तो आप इस एक्सपेरिमेंट को याद रखेंगे कि when Chadwick, बोल देता हूँ आप लोग कर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। when Chadwick bombarded beryllium, this is beryllium with alpha particle, he discovered a new particle which is known as neutron। its charge is 0 and the mass number is 1। तो ये उनकी डिस्कवरी थी चैडविक की। ये एक्सपेरिमेंट कभी-कभी लिखने के लिए आ जाता है। याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो है ये अनस्टेबल पार्टिकल है, ये तुरंत प्रोटॉन में चेंज होता है विद इमिशन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इतना डीप हमें नहीं जाना है। इसका चार्ज क्या है आपको पता है? 0 है, मास नंबर 1 है, अनस्टेबल है, ये बहुत अनस्टेबल होता है। ये न्यूट्रॉन तुरंत चेंज हो जाता है इसमें, ये न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा, साथ में आपको एक इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल भी मिलेगा और एक एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी मिलेगी। ये बहुत अनस्टेबल होता है। टोटल चार्ज देखिए आपको वही मिलेगा। इसका चार्ज आप जानते हैं कितना होता है? इसका चार्ज कितना है? -1 इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का +1 है, तो ये +1 -1, इसका चार्ज 0 हो गया। इसका मास कितना होता है? 1 होता है। 1 एंटी न्यूट्रिनो, इसका ना तो मास होता है ना तो चार्ज होता है। बहुत ही हाईली स्टेबल होता है, तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है विद इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ बीटा पार्टिकल। तो ये प्रॉपर्टीज हैं
खूबियां हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज के बारे में बताया आपको। यूज किसलिए करते हैं, ये गोली की तरह होता है, जैसे गोली आप चलाते हैं किसी का खोपड़ा तोड़ने के लिए, वैसे ये भी एक गोली है। न्यूट्रॉन एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन एक प्रोजेक्टाइल है, एक बॉम्ब है जो क्या करेगा, किसी टारगेट को तोड़ देगा। और टारगेट कौन होगा, हेवी एटम होगा। न्यूक्लियर फिजन के लिए हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का यूज करते हैं, बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अब बात करेंगे। हमने प्रोटॉन पा लिया, न्यूट्रॉन पा लिया न्यूक्लियस के अंदर। अब आप ये जानते हो, सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और मौजूद है न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस अगर ये है तो इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन हैं, ठीक है, और कुछ न्यूट्रॉन भी है ना। ये न्यूट्रॉन जो है इनमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन जो है इसमें तो चार्ज है ना, इसमें तो चार्ज है। अब आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसके बीच में। ये प्रोटॉन इसको धक्का देगा, इधर जाएगा बाहर भागो, ये इसको धक्का देगा बाहर भागो, ये कहेगा तुम इधर भाग जाओ, ये कहेगा तुम इधर भाग जाओ, ये कहेगा कि तुम इधर भाग जाओ, ये कहेगा तुम इधर भाग जाओ। मतलब देयर विल बी अ कंटीन्यूअस फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अब सवाल ये उठता है, जब इतने स्ट्रांग जो है फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से लगभग 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, इतना स्ट्रांग फोर्स लग रहा है, तो ये न्यूक्लियस टूट क्यों नहीं जा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में लग रहा है प्रोटॉन के बीच में, तब तो न्यूक्लियस तो टूट जाना चाहिए रिपल्शन की वजह से। और अगर ऐसा होता तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना न्यूक्लियस होता, ना एटम होता, ना आप होते, ना हम होते, ना ये कमरा होता, ना ये वीडियो होता। अब सवाल ये होता है कि आखिर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को रोकता कौन है। जाहिर सी बात, जो भी इसको रोकेगा वो इससे बलशाली होगा, उससे बलशाली होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा, उस वैल्यू से ज्यादा उस फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए जिसने इस न्यूक्लियस को टूटने से बचाया है, और उस फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसको आप बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हो जब ये चीज जान चुके हो कि द फोर्स which keeps nuclei यानी न्यूट्रॉन्स and protons inside nucleus, the force which keeps neutrons and protons inside nucleus against repulsive electrostatic force acting between protons, ठीक है। तो जो फोर्स न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इसकी शुरुआत ही इसी शानदार ढंग से करेंगे। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, पूरे यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स व्हिच कीप्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना, व्हिच कीप्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स व्हिच कीप्स टुगेदर, व्हिच कीप्स बाइंडिंग, या ऐसे ही जो which binds neutrons and protons inside the nucleus against repulsive electrostatic
एकदम रट जाना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर। पहली प्रॉपर्टी वही कि इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स। अब इससे बड़ा कोई फोर्स तो हो ही नहीं सकता है, सबका बॉस है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नापे इलेक्ट्रिकल फोर्स के साथ और इसको नापे न्यूक्लियर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के साथ, पहले मैग्नेटिक फोर्स के साथ, और इसको नापे इलेक्ट्रिकल फोर्स के साथ, और इसको नापे इलेक्ट्रिकल फोर्स के साथ, और इसको नापे न्यूक्लियर फोर्स के साथ, इसको कैपिटल एन से दर्शा देते हैं। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज कंपेयर्ड विद मैग्नेटिक फोर्स, इट इज कंपेयर्ड विद इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड दिस इज न्यूक्लियर फोर्स। और ये रेशियो अगर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आपको देखिए क्या मिलेगा कि अगर इसकी यूनिट 1 है तो मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट आपको कितनी मिलेगी, 10 टू द पावर 34, और इससे 100 गुना मजबूत आपको इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा, वो मिलेगा 10 टू द पावर 36, और इससे भी 100 गुना मजबूत मिलेगा आपको न्यूक्लियर फोर्स 38। इट मींस यानी कंक्लूजन में क्या निकाला, न्यूक्लियर फोर्स is 100 times stronger than electrical force। तो इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास में प्रोटॉन है उसकी दादागिरी नहीं चल पाती है, क्योंकि उससे 100 गुना मजबूत न्यूक्लियर फोर्स मौजूद है। दूसरी जो प्रॉपर्टी इसकी है कि ये बहुत छोटे रेंज में काम करता है। दिस फोर्स act within very short distance, है ना? हाँ, रेंज क्या है? एक्टिंग रेंज, इसकी एक्टिंग रेंज बहुत कम है, केवल 2 से लेके 3 फरमीटर, यानी 2 से लेके 3 into 10 to the power -15। कुल मिला के सही बात तो यही है कि इट एक्ट इनसाइड न्यूक्लियस। तो सरल भाषा में कहें है तो ये बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल है, लेकिन इनकी कुल पावर जो है ना, इस अगर ये पूरा आइटम है तो इनकी कुल पावर यहीं तक है, यहां से शुरू हो गया और यहां तक इधर, यानी केवल न्यूक्लियस में ही इनकी सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कहां एक्ट करेगा, इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से बाहर आएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, 0। याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। प्रोटॉन आपको मालूम है कि जो ये न्यूक्लियस है, अगर मैं न्यूक्लियस लिखूं तो इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, इनके बीच न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। तो 2 प्रोटॉन के बीच भी उतना ही न्यूक्लियर फोर्स लगेगा जितना 2 न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, है ना। तो प्रोटॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स भी वही होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी न्यूक्लियर फोर्स वही होगा, और 2 न्यूट्रॉन के बीच भी न्यूक्लियर फोर्स वही होगा। कुल मिला के मैं कहूं तो तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि न्यूक्लियर फोर्स इज
दिस फोर्स, तीसरी प्रॉपर्टी, दिस फोर्स इज independent of charge. ठीक है, it is same for proton and proton, neutron and neutron and neutron and neutron. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी दिखाती है कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो फोर्स लगेगा प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच ये इसके साथ इसका लगेगा, ऐसा नहीं है कि इसका फोर्स इसके साथ लगे जैसा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स में आता है। इस न्यूट्रॉन का जो भी फोर्स लगेगा इस प्रोटॉन के साथ लगेगा, इस न्यूट्रॉन का फोर्स इधर लग सकता है लेकिन इसका इसके साथ नहीं लगेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये समझिए कि ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करती है, यानी इसमें जो फोर्स लगेगा पार्टिकल्स के बीच में वो जो इमीडिएट नेबर रहेगा उसी के बीच लगेगा। यानी अगर आप मेरे सामने खड़े हैं तो न्यूक्लियर फोर्स हमारे और आपके बीच में लगेगा, लेकिन इस क्लास के बाहर अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं तो मेरे और क्लास के बाहर वाले स्टूडेंट के बीच न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, आपके और क्लास के बाहर वाले स्टूडेंट के बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब यही हुआ। तो न्यूक्लियर फोर्स shows saturation property, i.e. it acts among between immediate neighbors। ठीक है, तो ये इमीडिएट जो पड़ोसी होंगे, अलग अलग पड़ोसी होंगे जो उन्हीं के साथ एक साथ इंटरेक्शन होगा, सबके साथ नहीं होगा। और अगली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेंट्रल फोर्सेस। शुरू से आपने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आपने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आपने पढ़ा इलेक्ट्रिकल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये सभी सेंट्रल फोर्सेस हैं, क्यों? बिकॉज़ दे आर फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर रूल। आपने पढ़ा है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर। यहां भी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। दो चार्जेस हैं q1 q2, इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना हो जाएगा k q1 q2 upon r स्क्वायर। यहां भी Fe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। दो पोल्स हैं, है ना, जिनकी पोलैरिटी कितनी है m1 और m2 है, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो भी कितना हो जाएगा k m1 m2 upon r स्क्वायर। यही तो पढ़ा है आपने। तो यहां आप देख रहे हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चाहे इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, ऑल आर फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर रूल। इसका मतलब कि ये सभी सेंट्रल फोर्सेस हैं, यानी ये ऐसी फोर्सेस हैं अगर जैसे मास में रखते थे m1 और m2, इनके बीच जो फोर्स लगता था वो इनके सेंटर्स के बीच लगता था। यानी इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर C2 है, तो the force is central force because it is acting along the line
फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेंट्रल फोर्स। अच्छा एक ही ध्यान दीजिए, जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस होती हैं उनका नेचर कैसा होगा, कंजर्वेटिव होता है, यानी वर्क डन इनके द्वारा जो होगा होल साइकिल में वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं सारी सेंट्रल फोर्सेस। अब क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, नॉट अ सेंट्रल फोर्स, सो इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फोर्स की। बाकी अन्य जो नेचुरल फोर्सेस हैं जिनको हम ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, उनसे बहुत अलग है। एक तो शॉर्ट रेंज में काम करती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत लोगों से मतलब नहीं रखती है, अपने अगल बगल वालों से यारी दोस्ती है इसकी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी आती है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो हम सीखेंगे वो इसी के लिए है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स में ग्राफिकल तरीके से। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। Now graphical representation of the potential energy with distance. Graphical representation of nuclear force, या न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट ऑर्डर में काम करता है, 2 से 3 फॉर्मूला की काम करता है। तो हम उसी के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। या इस पे हम पोटेंशियल एनर्जी को ड्रॉ करेंगे और ये मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे हम डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे जो कि फर्मी में होगा r। तो इसको ड्रॉ करने का बड़ा आसान सा तरीका है, वो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो वेरिएशन है 0 1 यहाँ 100 लगा लो और ये लगा लो 200, ये हो गया 100 एंड दिस इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से हम नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे ये मान लो 100। यहाँ आगे चलते हैं, फर्मी दिस ये वैल्यू मान लो 1 फर्मी है, 1 फर्मी। इसके बाद आगे चलते हैं और ये हो गया 2 फर्मी एंड दिस इज 3 फर्मी एंड सो ऑन। 3 फर्मी के बाद आप जानते ही हो कि न्यूक्लियर फोर्स कांस्टेंट हो जाता है, यानी 0 के आसपास ही हो जाता है। आप क्या करोगे, अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे ये वैल्यू हमको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है ना। ये वैल्यू लगभग हमको क्या रखनी है, ये है 0.8 फर्मी। इसको याद रखना है, इसलिए हमने इसको इस पॉइंट को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन किया 0.8 फर्मी को। आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 3 फर्मी से ज्यादा है, तो आपका ये फोर्स जो है कांस्टेंट है। इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है और 1 फर्मी में ये बहुत आगे लग रहा है। 1 फर्मी का मतलब ये हुआ, 1 फर्मी का मतलब क्या होगा कि आप अब आ गए अंदर, ये है आपका न्यूक्लियस और इसका साइज कितना है आप ही मिला था, लगभग 1 फर्मी होता है। 1 फर्मी से बाहर होने का मतलब आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी है वो अभी कहाँ है, न्यूक्लियस से बाहर है, और न्यूक्लियस के बाहर
ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, और अट्रैक्टिव का मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। तो जैसे ही आप एक फर्मी से डिस्टेंस कम करेंगे, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर घुसेंगे, आपका न्यूक्लियर फोर्स तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। एक फर्मी के बाद ये तेजी से बढ़ेगा, इसके बाद ये डिस्टेंस आपने और घटाना शुरू किया, और घटाना शुरू किया मतलब अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी और कम कर दी, आपने शुरू कर दी, तो क्या होगा, मामला बिगड़ जाएगा। और आप देखेंगे ये वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है, ये पॉइंट आप देखेंगे कि इस पॉइंट सी पे जब हम पॉइंट सी पे पहुंचते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज ओसी इज 0.8 फर्मी। तो 0.8 फर्मी के बाद जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच, दो न्यूट्रॉन प्रोटॉन या दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन के बीच की दूरी है, अगर हम 0.8 फर्मी से कम करना शुरू कर देते हैं तो अट्रैक्शन खत्म हो गया। देखो इन रीजंस में पोटेंशियल एनर्जी जहां नेगेटिव है, वहां क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव कहां से अट्रैक्शन शुरू हो रहा है, दो फर्मी के बाद अट्रैक्शन एक्चुअली 1.2 फर्मी से शुरू हो जाता है। 1.2 फर्मी के बाद अट्रैक्शन तेजी से बढ़ा और मैक्सिमम हो गया कहां, 1 फर्मी पे। उसके बाद ये अगर डिस्टेंस घटाना शुरू कर रहा है दो न्यूट्रॉन या दो प्रोटॉन या दो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, तो आप देख रहे हो कि जब ये डिस्टेंस 0.8 फर्मी हो जाता है तो आपका टोटल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। और उसके बाद ये आपने डिस्टेंस घटाना शुरू कर दिया, तो ये रीजन आप देख रहे हो तेजी से क्या हो रहा है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो रहा है। ये रीजन जहां पॉजिटिव है, यहाँ का मतलब क्या है, ये रिपल्सन हो रहा है। इसलिए ऐसा होना शुरू हो जाता है कि इस रीजन में डिस्टेंस, आप जानते हो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जब r की वैल्यू लेस देन 0.8 फर्मी हो जाएगी, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल फोर्स विल बिकम ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। और ऐसी कंडीशन में आपका जो एटम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और टूटने के कगार पे आ जाता है। ऐसा इसका उपयोग हम लोग करते हैं कई जगह पे, जहां न्यूक्लियर फिजन करना होता है, उसमें न्यूट्रॉन फेंक ऐसा करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये ग्राफ आपको समझ में आया, क्या हमको याद रखना है, जब डिस्टेंस 3 फर्मी से जाते हैं तो आपका न्यूक्लियर फोर्स या जो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी है वो नियरली कांस्टेंट है व्हेन इट इज डिक्रीजिंग, या बिलो 2 फर्मी इट स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी तेजी से बढ़ती है, वेयर अप टू 1 फर्मी। व्हेन दिस डिस्टेंस इज 0.8 फर्मी, द पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। एंड आफ्टर दैट इफ यू आर डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, व्हाट विल हैपन, द रिपल्सन विल स्टार्ट। व्हाई, बिकॉज़ द डिस्टेंस इज डिक्रीज्ड सो मच कि द इलेक्ट्रिकल फोर्स नाउ बिकम ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। तो इससे जो कंक्लूजन निकालिए, ग्राफ आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, गॉड है न्यूक्लियर फोर्स के लिए। और जो कंक्लूजन है, जो दो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हैं, वो हमें लिखने हैं। पहला कंक्लूजन आपने इस ग्राफ से जो निकाला, पहला क्या निकाला कि न्यूक्लियर फोर्स इज नियरली कांस्टेंट, कितना, 0, नियरली कांस्टेंट यानी 0 व्हेन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन का मतलब जो भी न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, बिटवीन न्यूक्लियॉन इज मोर देन 3 फर्मी। दूसरा कंक्लूजन हम क्या निकालना है कि इट स्टार्ट इंक्रीजिंग।
तेजी से बढ़ना शुरू हो रहा है, इंक्रीजिंग व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन 2 फर्मी। ठीक है। थर्ड, potential energy become zero when distance is 0.8 पर। ये चेंजिंग पॉइंट है 0.8 पर। इसके बाद भी आपने चौथा जो कंक्लूजन हमें लिखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है फोर्थ कंक्लूजन। थर्ड के बाद यहां फोर्थ लिखते हैं व्हेन डिस्टेंस is less than 0.8 Fermi, the repulsive force, the force become repulsive. Force become repulsive, है ना। रीजन आपको बताया, because electrical force become greater than nuclear force, इस वजह से, है ना। तो क्या जानते हैं F is not proportional to R square। तो these are the certain conclusions by this graph। It's a very important graph, आगे हमारी काफी हेल्प करेगी। इस लेक्चर को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में और मास डिफेक्ट के बारे में। पूरा न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इसी पे डिपेंड है, मास डिफेक्ट पे, कि कैसे मास जो है जब न्यूक्लियस बनता है तो मास कैसे जो है किसी एटम का थोड़ा कम हो जाता है और जो मास कम होता है वो एनर्जी में बदल जाता है और वही एनर्जी न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारे सामने आती है और हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को आपस में जकड़ के रखती है ताकि कोई न्यूक्लियस टूट ना पाए। ठीक है, ये डिस्कशन हम इसके बाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।